नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़ या शुगर। और आज हम जानेंगे डायबिटीज़ क्या है, उसके लक्षण क्या हैं और उसका होम्योपैथी में उपचार क्या है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो छोटे छोटे सेल कोशिका से मिलकर बना है और कोशिका ही पूरे शरीर में फैली होती हैं। और कोशिका को चलने के लिए, कोशिका को काम करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो एनर्जी उसको सेल को जो एनर्जी है वो एनर्जी मिलती है एक प्रकार का ईंधन होता है वो, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज सेल के लिए ईंधन ही होता है। ग्लूकोज से उसको एनर्जी मिलती है और उसी से वो चलती है। जब हम कुछ भी खाना खाते हैं और जो हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो उस खाने को ग्लूकोज में तोड़ता है और फिर वो ग्लूकोज हमारी बॉडी की सेल को मिलता है, जिससे हमारी सेल अपने फंक्शन को नॉर्मल तरीके से चलाती है। तो ये जो ग्लूकोज हमारे डाइजेशन से हमें मिला है, हमारे खाने पीने से हमें मिला है, इसको सेल तक पहुंचाने के लिए एक हार्मोन की ज़रूरत होती है। वो हार्मोन होता है इंसुलिन। और इंसुलिन जो है, इंसुलिन को हमारी जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज जो हमारे शरीर में एक अंग होता है, ग्लैंड होती है वो भी, वहाँ से वो सीक्रेट होता है, वहाँ वो पैदा होता है। और इंसुलिन जब हमारे शरीर में बनता है सही मात्रा में और सही मात्रा में वो रेगुलेट होता है और उसको जो सेल हैं वो एक्सेप्ट करती हैं सही मात्रा में, तो फिर जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्लड में कंट्रोल रहता है। यानी कि बोले कि इंसुलिन ही जो ब्लड ग्लूकोज है, जिसको आप मीठा भी कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में, उसको वो मैनेज करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ये सेल का फंक्शन कैसे ग्लूकोज से वो ऑपरेट होती है। तो अगर ये इंसुलिन जो है वो सही मात्रा में नहीं बनेगा या कम बनेगा या बिल्कुल भी नहीं बनेगा, या जो हमारी सेल हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, किसी भी वजह से जो इसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो जो हमारा ग्लूकोज है जो सेल तक पहुंचना है वो सेल में प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा और उसकी वैल्यू जो है वो ब्लड में, खून में आपके बढ़ जाएगी। इसलिए जब हम इसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को या शुगर को या डायबिटीज़ को चेक कराने के लिए अपने खून का जांच कराते हैं, तो खून के जांच में ब्लड ग्लूकोज लेवल ही आता है कि खून में आपका ग्लूकोज का लेवल कितना है, और उसी से डिसाइड होता है कि आपको ये डायबिटीज़ की बीमारी है या नहीं है। तो ये था आपका नॉर्मल फंक्शन, डायबिटीज़ क्या है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप की। तो डायबिटीज़ के दो टाइप हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली बच्चों में या कम उम्र के लोगों में, यंग पीपल्स में होता है। और इसमें क्या होता है कि हमारी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बिल्कुल बना ही नहीं पाती है, या इतना कम बना पाती है कि वो ना के बराबर ही होता है। और इस कंडीशन में फिर क्या होता है, उस व्यक्ति को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंजेक्शन देने की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि नहीं तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हाई रहता है। जो भी खाता है वो, उसका जितना भी ग्लूकोज बना है वो ब्लड में ही रहेगा और उसकी जो सेल्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिल पाएगी। और आप जानते हैं सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे मरनी शुरू हो जाती है। इसलिए उसको इंसुलिन के इंजेक्शन वहाँ पे दिए जाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात करें तो ये मान के चलो कि 92% लोगों को यही डायबिटीज़ है और इसी का डायग्नोस मैक्सिमम होता है। इसमें क्या होता है, या तो हमारी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को कम मात्रा में प्रोड्यूस करती है, उतना प्रोड्यूस नहीं करती, इतना रिक्वायर होता है, या फिर वो सेल तक नहीं पहुंच पाता है। मतलब जो रिसेप्टर्स हैं जो इंसुलिन को एक्सेप्ट करते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और जो जो कंक्लूज़न है वो यही है कि सेल तक प्रॉपर इंसुलिन नहीं जा पा रहा है। उस कंडीशन में जो हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है और इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। और इसी पे हम आज बात करेंगे, इसी के लक्षण और वो दूसरी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और इसके डायग्नोस की बात करें तो ब्लड के सैंपल से हम इसको डायग्नोस करते हैं। मोस्टली जो डायबिटीज़ का टेस्ट होता है सिंपल ग्लूकोज लेवल को खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद, और उसी से हमें पता चलता है। तो मोस्टली हम ये देखते हैं कि खाना खाने के पहले अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो 100 से ज़्यादा है तो आपको मान के चलें कि आप इस बीमारी से पीड़ित हो गए हैं और आपको अब ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। और खाना खाने के बाद भी अगर ये 140-150 से ऊपर कंटिन्यूस बना हुआ है, आपका लगातार तीन टेस्ट में आपका 150 से ऊपर ही आ रहा है, तो भी आपको इसके इलाज की रिक्वायरमेंट है और मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है। हालांकि नॉर्मली आदमी इसके टेस्ट को कराता नहीं है,
जब कभी वो किसी और बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाता है, मैक्सिमम देखा है तभी उसको डायग्नोस होता है, या फिर कोई लक्षण बड़े रूप में उसके सामने प्रकट हो जाए, फिर डॉक्टर उसको उस टेस्ट के लिए बोलता है। तो ये था डायबिटीज़, उसके टाइप और उसको कैसे डायग्नोस करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की, इसमें क्या क्या लक्षण हमारे सामने आते हैं। तो इसके 3 बहुत बड़े लक्षण हैं जो मोस्टली पीपल्स में, मोस्टली लोगों में देखने को मिलते हैं। एक है बहुत ज़्यादा पेशाब का आना, जिसको पोलीयूरिया कहते हैं हम। मतलब आप लोग जो हैं वो पानी पी रहे हैं और उसको बार बार पेशाब करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बार बार वो पेशाब करते हैं। रात को 5-6 बार, 4-5 बार पेशाब करने जाना होता है, 3-4-5 बार। एक बार या 2 बार तो एक बार तो आम ही है, 2 बार भी कुछ ना कुछ अब प्रॉब्लम ही है, तभी है। और आपकी नींद खराब हो जाती है, इतना तेज़ जो आपको पेशाब लगता है कि आपको जाना ही होता है। और बहुत बार बार पेशाब आने से फिर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। दूसरा है बहुत ज़्यादा प्यास का लगना। और देखते हैं कि रोगी बार बार उसको प्यास लगती है और वो बार बार पानी पीने की इच्छा होती है, उसका बार बार मुंह सूखता है, गला सूखता है, फिर पानी ज़्यादा पीता है, फिर पेशाब भी जाना होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। दूसरा है फिर कि इस रोगी को क्योंकि आप देखिए जो सेल हैं उनको एनर्जी नहीं मिल रही है। एनर्जी कैसे मिलेगी? ग्लूकोज से। ग्लूकोज उन सेल को नहीं मिल पा रहा है, तो शरीर सोचता है कि इसमें जो है खाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि खाने से एनर्जी मिलेगी। तो इसलिए इसके जो पेशेंट हैं उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार खाने की इच्छा होती है, बार बार खाते हैं वो ताकि उसको एनर्जी मिले, लेकिन एनर्जी सेल तक फिर भी नहीं जा पाती है। तो ये 3 बहुत बड़े लक्षण हैं जो देखने को मिलते हैं, और ये स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाते हैं। इनको अगर कोई आदमी पहचान ले तो उसका जो डायबिटीज़ है वो शुरू में ही डायग्नोस हो जाता है, जिसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, मतलब डायबिटीज़ होने से ठीक एकदम पहले की स्थिति। और इस वाली डायबिटीज़ को 100% ठीक भी किया जा सकता है डाइट कंट्रोल और हमारी नेचुरल होम्योपैथी मेडिसिन से। दूसरा, जब ये वो आदमी लक्षणों पे ध्यान नहीं दे रहा है, कोई इलाज नहीं कर रहा है, फिर ये चीज़ें उसकी बढ़ती चली जाती हैं, फिर और प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे दिन भर बहुत ज़्यादा थकान रहना, एकदम शरीर गिरा गिरा महसूस करना, बहुत सारे लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लर विजन हो जाता है उनको, धुंधलापन दिखाई देता है, और इसको रेटिनोपैथी, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी हम बोलते हैं। फिर या पैरों में सुन्नपन, पैरों में दर्द, पैर को अगर वो लटका के रखेगा थोड़ी भी देर तो पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, सूजन हो जाती है, यानी कि वहाँ की जो नर्व्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हो गई है। तो इसको डायबिटिक न्यूरोपैथी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हम बोलते हैं। और ये बाद की स्थिति है फिर जब धीरे धीरे स्थिति ख़राब होनी शुरू हो जाती है। और एक चीज़ है इसमें कि हम हालांकि ये लक्षण भी शुरू में भी आ सकता है कोई, कि जैसे कोई घाव हुआ उसका, और वो घाव उसका भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है नॉर्मली दूसरे पीपल के मुकाबले। और हम देखते हैं जब इस स्थिति में रोगी आ जाता है कि उसका घाव भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तभी वो ज़्यादा अलर्ट होते हैं कि हाँ अब कुछ तो शायद इसकी रिक्वायरमेंट है। ये आम लक्षण भी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा है कि ये जो पेशेंट है इनको शरीर में खुजली भी बार बार होती है, वही नर्व की प्रॉब्लम की वजह से, और शरीर में। और दूसरा, प्रॉपर सेल्स को, जो स्किन के सेल्स हैं उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है। अब खुजली होगी तो ज़ोर से खुजलाने से वहाँ पे कहीं जो है कुछ निशान पड़ जाएंगे, स्क्रैचेज पड़ जाएंगे, वो स्क्रैच ठीक होने में टाइम लगता है। ये भी एक ठीक लक्षण है। दूसरा एक बहुत आम चीज़ है इसमें कि ऐसे रोगी को फंगल इन्फेक्शन बार बार होता है, मतलब उसके जननांगों में जब खुजली है वो बार बार होती है, क्योंकि उसके पेशाब में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है, पेशाब में भी ग्लूकोज रिलीज होता है, और वो जब पेशाब करते हैं तो कुछ बूंदे अंडर गारमेंट्स के थ्रू वहाँ लगी रहती हैं, और जो फंगस है वो ग्लूकोज पे बहुत जल्दी ग्रो होता है और बहुत दिन तक बना रहता है। इसलिए ऐसे जो आदमी हैं उनका फंगल इन्फेक्शन कभी ठीक नहीं होता है। दूसरा, जो लेडीज़ होती हैं उनको यीस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उनके जो वेजाइनल रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली, जलन, ये भी एक लक्षण हो सकता है, क्योंकि पेशाब के साथ उनके भी ग्लूकोज रिलीज हो रहा है। तीसरा है मेल में सेक्सुअल जो ड्राइव है वो काफ़ी कम हो जाती है,
और उसको डिफरेंस लगता है पहली और बाद की स्थिति में। यह भी जब लगातार ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा बढ़ा रहेगा तो ये स्थिति देखने को मिलती है अगर वो कोई भी इलाज नहीं कर रहा है। और एक और है जो अनकॉमन भी नहीं कह सकते, काफ़ी लोगों में देखने को मिलता है, वो यह है कि ये गर्दन है, यहाँ पे इसके जो फोल्ड्स हैं पीछे से आगे से, इनमें ये ब्लैक यहाँ से काले होने शुरू हो जाते हैं। दिखेगा कि पूरा जो चेहरा है उसका उसकी टेक्सचर कुछ और है, लेकिन यहाँ पे कालापन ज़्यादा आ गया। या दूसरे जो फोल्ड्स हैं, घुटनों के फोल्ड्स, यहाँ पे अंडर आर्म्स वाले जो एल्बो वाले जो फोल्ड्स हैं, और जहाँ भी पसीना और जो फोल्ड हैं जो कंटिन्यूस फोल्ड रहते हैं वहाँ पे भी उसको ब्लैकिश जो पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो ये इसके बड़े बड़े लक्षण हो गए, और बहुत लक्षण है जो मैंने बता दिए। इन पे आप ध्यान करेंगे तो आप पहले ही पहचान सकते हैं कहीं आप डायबिटिक तो नहीं होंगे, और टाइम से उसका इलाज करेंगे, होम्योपैथी इलाज करेंगे तो आपका ये रोग जड़ से ठीक हो सकता है। और अब बात करते हैं इसके कारण की। तो एक तो कारण है इसका पैतृक, मतलब हेरिडिटरी, परिवार में किसी को रहा है तो उनको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। 60% तक चांस देखा गया है कि फैमिली में इसके होने के होते हैं। दूसरा है आपका खान पान। आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन खाते हैं, बहुत तला भुना खाते हैं, बहुत मीठा खाते हैं, और काम आप उतना नहीं करते हैं, यानी कि आपकी जीवन शैली, आप दिन भर बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, और आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो आपका डेली रूटीन है, वो बहुत गड़बड़ है। आप रात को 12 बजे के बाद सोते हैं, सुबह 10-11 बजे तक आप सोए रहते हैं, लेट उठते हैं, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं है वहाँ, ये वाली चीज़ है। कब्ज बहुत बड़ा कारण है इसका। कब्ज की वजह से ये देखो कि जितने भी रोगी हैं उनको ये कब्ज से ही स्टार्ट होता है, मैक्सिमम लोगों को ये कब्ज से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है। या फिर किसी स्थिति में ज़्यादा कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो इसको ट्रिगर करती हैं, जैसे स्टीरॉइड्स। आप अभी कोरोना में भी आपने देखा है कि शुगर इनको नहीं है, उनका भी ग्लूकोज लेवल बढ़ जा रहा है बहुत। तो स्टीरॉइड्स भी, किसी को अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या किसी को एस्थमा है, या कोई ऐसी कैंसर है, किसी को ऐसी बीमारी है जहाँ कंटिन्यूस उसके स्टीरॉइड्स चल रहे हैं, तो उनसे भी ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है, और उनसे भी आप डायबिटीज़ के रोगी हो सकते हैं। तो ये मैंने बताया आपको लक्षण, क्या कारण है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से पहले मैं आपको बताऊंगा कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज आपको करना है। आपको खाने में ज़्यादातर जो है वो सलाद लेना है, और आपको ऐसी चीज़ें लेनी है जो कसैली हों, या जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में भी ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा वहीं से रिलीज होता है बल्कि। तो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, वो आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि आप बिना छने आटे की रोटी खाएंगे, चोकर वाली, या फिर ऐसा हो सकता है कि परिवार के दूसरे लोगों के लिए छान के बनाया जाता हो, तो वहाँ से जो चोकर निकला है, वो जो फाइबर निकला है, वो आपकी रोटी में डाल दिया जाए, वो आप खाएंगे। क्या होता है कि जो फाइबर होता है, कार्बोहाइड्रेट तो इसमें भी बहुत होता है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। ग्लूकोज की जो लेवल है वो एकदम से नहीं बढ़ता। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी सब्सटेंस, जो भी चीज़ आप जीभ पे रख रहे हैं और बहुत जल्दी वो घुल जा रही है, बहुत जल्दी उसका टेस्ट आपको पता चल जा रहा है, तो उससे ग्लूकोज लेवल उतना जल्दी ही बढ़ेगा। चाहे आप चीनी ले लीजिए, चाहे आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, उनसे बहुत जल्दी बढ़ेगा। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो धीरे धीरे पचते हैं, तो उनकी वजह से जो ग्लूकोज लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है ब्लड में। इसलिए ऐसी चीज़ों को खाने के बाद अगर आप टेस्ट भी कराएंगे तो बहुत ग्लूकोज लेवल 2 घंटे बाद भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। तो आपको चोकर वाली रोटी खानी है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप खाना खाएं, खाना को एक बार बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, धीरे धीरे खाना है। लेकिन जब भी आप खाना खाएं उससे पहले आपको 1 कटोरी सलाद खानी है, दोपहर को भी और रात को भी। सुबह का मैंने अभी नहीं बताया, मैं सुबह का आपको बता रहा हूँ। सुबह आपको आप सुबह कोई जूस पी सकते हैं, जूस जैसे किसी भी सब्जी का जूस पी सकते हैं, लौकी, खीरा, करेला, जो भी सीजनल चल रहा है उसका जूस पीना है आपको सुबह 1 गिलास। और सुबह दोपहर 12 बजे तक आपको कुछ भी पका हुआ नहीं खाना है। आप भरपेट खाइए, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी मौसमी फल हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि फल है, मीठा है, जी नहीं, किसी भी फल के खाने से आपका ब्लड शुगर जो है वो सूट अप नहीं करेगा, वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और मैंने टेस्ट किया है,
ऐसा नहीं है बहुत सारे लोगों में, और बहुत सारे लोगों ने ये देखा है, बहुत सारे लोग करते भी हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आप में से भी होंगे। तो आप केले को बहुत ज़्यादा मत खाइए, लेकिन जो सीजनल हैं, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, और लीची हो गई, अमरूद हो गया, ठीक है, आम खाइए आप, आम से कोई दिक्कत नहीं है। आप एक आम पका हुआ आराम से खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक आम में कोई दिक्कत नहीं है। आप उसका सेक भी बना सकते हैं, बस उसमें चीनी ना डालें, ना दूध डालें उसमें, ना चीनी डालें। आप सिंपली उसे करके पी सकते हैं थोड़ा पानी डाल के। तो आप कोई भी मौसमी फल है, सेब खाइए आप एक सेब आराम से खा सकते हैं, एक चीकू आराम से खा सकते हैं। तो आप, मैं तो कहूँगा आप मिक्स फ्रूट और वेजिटेबल को मिक्स करके एक सैलेड टाइप बनाइए एक रेसिपी, और एक फुल प्लेट भर के खाइए जब तक आपका पेट ना भरे सुबह को। उसके बाद दोपहर को अपना लंच लीजिए, लंच से पहले वैसे ही एक बड़ी कटोरी आप सलाद की खाइए, फिर जितना खा सकते हैं उतना खाएं। ऐसे ही आप शाम के टाइम खाइए, ऐसे ही आप रात को खाइए अगर आपको 4 बार खाने की ज़रूरत है तो। लेकिन खाने से पहले आपको एक बड़ी कटोरी सलाद की खानी है ज़रूर, जो भी मौसमी चल रहा है, गाजर, खीरा, खीरा, कद्दू, लौकी, ककड़ी, टमाटर, ये आप खाइए। ये आप करेंगे तो अगर आपकी डायबिटीज़ 170 180 है तो बिना किसी दवाई के वो नॉर्मल हो जाएगी। तो ये थोड़ा थोड़ा डाइटरी कंट्रोल है। और मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, मीठा मतलब चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है आपको, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बिल्कुल नहीं लेने हैं। ऐसे बिस्किट जो आप खाते हैं वो मैं सबको अवॉइड करता हूँ, उनसे दूसरे दुष्प्रभाव भी होते हैं। तो आप ये लीजिए, आप नेचुरल ये चीज़ें खाइए। और पपीता खा सकते हैं आप, पपीते से भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती। वो धीरे धीरे ही, थोड़ा इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो इतना बन रहा है कि धीरे धीरे बढ़ने वाले ग्लूकोज लेवल को वो कंट्रोल कर लेता है, एकदम से बढ़े हुए को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये आप डाइटरी कंट्रोल करेंगे, और इसके बाद आप होम्योपैथी मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है वो अपने आप कंट्रोल रहेगा। और अब बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं बिगड़ी है, आपका जो 250 से नीचे ही रहता है अगर आपका ग्लूकोज लेवल, तो 6 महीने से लेके 1 साल में आप जो हैं आप बिना दवाइयों के इसको नॉर्मल डाइट प्लान से कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर आपका ग्लूकोज लेवल 250 से ऊपर रहता है और आप कोई अंग्रेजी दवाई ले रहे हैं उसके लिए, मेटफॉर्मिक वगैरह जो भी आप ले रहे हैं, तो मैं बोलूँगा आप एकदम से दवाई मत छोड़िए, आप अपना डाइटरी प्लान शुरू कीजिए और होम्योपैथी मेडिसिन शुरू कीजिए जो मैं भी बताने वाला हूँ आपको। और अपनी गोली जो है, जो आप ले रहे हैं दिन में 1 बार ले रहे हैं, उसको लीजिए, और उसके बाद आप अपना ग्लूकोज लेवल चेक कीजिए वो कितना हो पा रहा है। अगर वो गोली लेने से बहुत ज़्यादा कम, मतलब कम, नॉर्मल से थोड़ा कम हो जा रहा है तो आप गोली बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ये दोनों चीज़ कंटिन्यू रखिए, और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि वो वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगेगी। फिर आप अपनी जो गोली है उसको 1 की बजाय आधी गोली कर दीजिए कुछ दिन, फिर आधे के बजाय आप 1 दिन छोड़ के कर दीजिए। ऐसे करते करते आपकी 2 महीने में, 3 महीने में वो अंग्रेजी गोली छूट जाएगी। फिर कंप्लीटली आप होम्योपैथी मेडिसिन पे आ जाएंगे, और अगले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल भी लेनी पड़े तो क्या दिक्कत है दोस्तों, जिससे आपके दूसरे चीज़ें गड़बड़ नहीं हो रही है, ना किडनी ख़राब हो रही है, ना लीवर ख़राब हो रहा है, तो उससे क्या प्रॉब्लम है। मैं तो बोलता हूँ अगर सारी उम्र भी लेनी पड़े, उससे सस्ती भी पड़ेगी, तो भी क्या दिक्कत है। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अगर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब नहीं है, आपकी एज यंग है, अभी आप 40 साल से नीचे हैं, 35-40 साल से नीचे हैं, तो आपका ये नॉर्मल, धीरे धीरे आप डाइट से ही कंट्रोल कर लेंगे। प्लस डाइट के अलावा इसमें योगा का बहुत बड़ा योगदान है। आप मेडिटेशन और योगा कीजिए। योगा में मैं बोलता हूँ कपालभाति बहुत अच्छे से स्टिमुलेट करता है पैनक्रियाज को, ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। और सूर्य नमस्कार के अलावा एक आसन है जो बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट डालता है, वो है मंडूकासन। ये 3 चीज़ आप योगा में कीजिए, डाइट प्लान कीजिए। और अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथी मेडिसिन। होम्योपैथी मेडिसिन में आपको एक ड्रॉप लेनी है, मिक्सचर ड्रॉप है, डाइबोनिल की, SBL की आती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, आप उसको लीजिए। उसकी 20 बूंद आपको लेनी है, 15 से 20 बूंद, खाना खाने से पहले दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, आधे कप पानी के साथ में। और इसकी पिक्चर लगा दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा, इसको आप लेंगे। इसके अलावा एक सीजियम जेम्बोलिकम ट्राइचुरेशन टैबलेट आती है, विलिमर स्वाबे WSI की मिलेंगी आपको। ये टैबलेट आपको लेनी है, 2-2 गोली दिन में 3 बार लेनी है, ये खाना खाने के बाद लेनी है आपको। तो ये 2 मेडिसिन आप कंटिन्यू करेंगे, जो डाइट प्लान मैंने बताया वो कंटिन्यू करेंगे, प्लस जो मैंने आपको योगा में करने के लिए बताया वो आप करेंगे।
तो यकीन मानिए कि अगर बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं ख़राब हुई है तो 6 महीने में आप अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लेंगे। फिर आप डाइट प्लान और योगा से ही अपने आप को सारी उम्र फिट रखेंगे, आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी। इतना ही, और उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।